अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसकी स्कीम जो है, स्कीम ऑफ लेक्चर जो है वह कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम एटॉमिक मास नंबर पढ़ेंगे। एटॉमिक मास नंबर, या जिसको सिंपली मास नंबर कहा जाता है, कि वो क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने से याद करने से ज़्यादा इन डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। तो मेरा भी जो जो जोर होगा आज मेरा, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर होगा, बजाय इसके कि मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं और आप उसको याद करके और एग्जाम में लिख दें। इस डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो 3-4 टर्म्स हैं जो आगे आने वाले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें एटॉमिक मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसके बाद आयोपेक की डेफिनेशन जो है कि एएमयू, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ये क्या होता है, मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मोल का तुम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने समझकर बड़े गौर व फिक्र के साथ। जो चीज़ आपको समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू। एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर जो है, इसको हम समझ लेंगे। फिर है रिलेटिव एटॉमिक मास, के एटम के मास को रिलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो पहले तो रिलेटिव टर्म को समझेंगे कि रिलेटिव से क्या मतलब है, रिलेट करने से क्या मुराद होती है, और फिर आगे फर्दर फिर कार्बन जो 12 है, इसको क्यों लिया जाता है रेफरेंस के तौर पे, सिर्फ कार्बन ही एलिमेंट क्यों मिला, या दूसरे क्यों एलिमेंट नहीं लिए जा सकते या लिए जाते। और आयोपेक की डेफिनेशन एटॉमिक मास के हवाले से क्या है, फिर एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कल कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भी हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास नंबर, या जिसको सिंपली मास नंबर कहा जाता है। ये एटॉमिक मास नंबर जो है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें होती हैं। किसी भी एटम की शक्ल कैसी होती है कि एक न्यूक्लियस बना होता है, और उसकी सराउंडिंग में शेल्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन शेल्स में क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो न्यूक्लियस होता है, दिस इज द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये जो शेल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक चीज आपको समझनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज ए मासलेस पार्टिकल। क्या होता है, मासलेस पार्टिकल है। इसका वजन ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल वेट होता है इसका वजन, निग्लिजिबल मास है। निग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर, इसका वजन ना होने के बराबर होता है। किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की। और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसका मैं थोड़ा सा भी आपको एक बताता हूं कि प्रोटॉन का वजन काउंट किया जाता है 1 AMU। 1 AMU, 1 AMU में दोबारा लिखता हूं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कैसे डिफाइन किया गया कि प्रोटॉन का वजन 1 AMU है, इसको 1 AMU क्यों लिया जाता है, ये कैसे कंसीडर किया जाता है, ये भी हम आज के लेक्चर में एंड में समझेंगे। तो इसको अपने पास लिखें कि दिस इज ए क्वेश्चन मार्क, कि प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU। तो हाउ, अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called atomic mass number। एटॉमिक मास नंबर का दूसरा क्या है कि इसके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको सम कर लिया जाए, प्लस कर लिया जाए एक दूसरे के अंदर, तो वो एटॉमिक मास कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए। एटॉमिक मास नंबर को शो किया जाता है ए से, जो कि बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मींस के ए यानी कि एटॉमिक मास नंबर, दिस इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को सम कर लिया जाए। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। यहाँ पर मैंने एक तस्वीर बनाई हुई है, अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि
यहाँ पर ये एक एलिमेंट की तस्वीर है जिसके अंदर न्यूट्रॉन, ये जो ब्लू वाले न्यूट्रॉन है, नील चार्ज है, जीरो चार्ज कोई नहीं, ये काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही इसके अंदर प्रोटॉन है, प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 ही प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसका मास जो होगा, मास काउंट करते हुए तो हम सम करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जाता। वजह मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लिया जाता कि इलेक्ट्रॉन का वजन नहीं होता, मास नहीं होता, चार्ज होता है नेगेटिव, मास नहीं होता। तो ये 6 और 6 12, तो ये एटॉमिक मास इसका बन जाएगा 12। इसको, ये कार्बन का एटम मैंने बनाया था, तो कार्बन के एटम का इसको लिखा जाएगा 12 एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास नंबर इज 12। और जो भी एटॉमिक मास नंबर होता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है जितने भी प्रोटॉन्स होंगे एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर लिया जाए तो वो एटॉमिक मास नंबर कहलाता है। दोबारा गौर से समझें, एटॉमिक मास नंबर की मैं बात कर रहा हूं, एटॉमिक मास नहीं कहलाता, एटॉमिक मास अलग चीज है। एटॉमिक मास जो होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो कंपैरेटिव क्वांटिटी है, वो अलग डेफिनेशन उसकी आएगी। ये एटॉमिक मास नंबर की मैं बात कर रहा हूं कि एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास पे समझते हैं, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं या रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, वो क्या होता है। सबसे पहले तो टर्म रिलेटिव को समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव से क्या मतलब है। रिलेटिव से मतलब है एज कंपेयर्ड, एज कंपेयर्ड टू, ठीक है, कि रिलेट करना किसी के साथ, इसका मुवाजना करना, मुवाजना करना, ठीक है। रिलेट का मतलब मुवाजना करना। किसी भी, सपोज करें आपने एक एटम लिया, सपोज करें आपने एक एटम लिया मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम के एटम का मुवाजना किया आपने किसी एक एटम के साथ, वो एटम साइंटिस्ट कहते हैं कि वो आप कार्बन लेंगे जिसका वजन 12 होता है, जिसका एटॉमिक मास यूनिट कितना है 12। तो ऐसे कार्बन 12 वाले के साथ मैग्नीशियम को मुवाजना करें और देखें, जब देखा गया तो मैग्नीशियम का एटम कार्बन के एटम से 2 गुना हैवी है, ज्यादा वजनी है, 2 गुना डबल हैवी है। तो ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 24। ये इनका कंपैरिजन आ गया, ये इनकी रिलेशन, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा कि मैग्नीशियम का 24 क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, कि इसको कंपेयर किया गया है, इसके साथ रिलेट किया गया है। यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि मैग्नीशियम के एटम के अंदर 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो इसका 24 रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर 24 कहेंगे, 12 को सम करेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो वो एटॉमिक मास नंबर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सिंपली ए से शो किया जाएगा, एटॉमिक मास नंबर। वो रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं होगा। रिलेटिव के लिए जरूरी है कि आप मैग्नीशियम के एक एटम को लें और कार्बन के एक एटम के साथ कंपेयर करें, वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर आप किसी जैसे दुकान पे जाते हैं और जाके आप कहते हैं कि अंकल हमें 1 किलो चीनी दे दें, 1 किलो क्या दे दें, चीनी दे दें। 1 किलो जो चीनी आप लेंगे तो दुकानदार क्या करेगा, एक शॉपर लेगा, उस शॉपर के अंदर चीनी डालेगा और दूसरी तरफ उस एक बट्टा लेगा 1 किलो का, जिसको वो कहेगा कि ये जो बट्टा है ये 1 केजी का बट्टा है। उसको एक तराजू में रखेगा और दूसरे पलड़े में चीनी डालेगा और चीनी डालता जाएगा, डालता जाएगा, डालता जाएगा। जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो कहेगा कि अब ये चीनी इस 1 किलो बट्टे के बराबर हो गई, लिहाजा ये अब 1 किलो चीनी हो गई। दिस इज नाउ 1 केजी ऑफ शुगर हो गई, आपकी मेजरमेंट हो गई। लेकिन अगर वहां पर एक इंस्पेक्टर आके छापा मारता है, वो कहता है कि आपने ये जो बट्टा रखा है ये 1 किलो का है ही नहीं, ये बट्टा आपका 800 ग्राम का है, 1 किलो में 1000 ग्राम होना चाहिए। लेकिन वो आके कहता है कि ये जो आपने जो बट्टा बनाया है, ये जो दुकान पे आपका बट्टा पड़ा हुआ है, दिस इज नॉट 1000 ग्राम, ये 800 ग्राम का है, इसमें 200 ग्राम कम है।
अब वो साबित कैसे करेगा वो इंस्पेक्टर? उस इंस्पेक्टर के पास भी एक बट्टा होगा, तो वो इस बट्टे को, यानी कि इस वाले बट्टे को अपने साथ जो उसका बट्टा होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बना के दिया होगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी कंट्री होता है जो बना के दिया होगा, उसके साथ इसको कंपेयर करेगा। व्हेन इट कंपेयर, अगर वो इन दोनों का वजन पल्ले में जब रखेगा, तराजू में बराबर आ जाता है, तो वो कहेगा यस, जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो दिया था वो 1 kg था, आपका भी उसके बराबर है, दैट इज आल्सो 1 kg, अब ये बराबर हो गया। ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। इस तरह कि एक चीज के साथ दूसरी चीज को कंपेयर करना। अब पाकिस्तान ने जो बट्टे कंपेयर किए हुए, वो भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसने एक वेट को लिया और उसने कह दिया कि पूरी दुनिया में कि इसके बराबर जो चीज होगी वो 1 किलो कहलाएगी, ठीक है, और उसका जो 1000वां हिस्सा होगा वो 1 ग्राम कहलाएगा। तो ये वो भी जो आपने CGS और SI सिस्टम जो पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम कार्बन को एज ए रेफरेंस लेते हैं। कार्बन इज टेकिंग एज ए रेफरेंस, इज टेकिंग एज ए रेफरेंस, या इसको आप ये कह सकते हैं कि एज ए स्टैंडर्ड, कि कार्बन को हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं। और कितना स्टैंडर्ड मानते हैं? कि कार्बन का स्टैंडर्ड हमने रखा है 12, कि कार्बन इज 12। कार्बन को एक नंबर असाइन कर दिया गया कि कार्बन का वजन 12 है, 12 AMU या कुछ भी आप कह रहे हैं कि कार्बन इज 12। अब कार्बन से अगर कोई एटम, अगर हम हाइड्रोजन को इसको कंपेयर करें, तो कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन को कंपेयर किया गया तो हाइड्रोजन कार्बन से 12 गुना हल्का है। तो मतलब कार्बन का वजन जब 12 गुना हल्का तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये इस तरह हर क्वांटिटी, इसी तरह अगर मैं आसान एग्जांपल देता हूं जो फिक्स रेशियो में आ जाए, कि कार्बन के साथ जब मैग्नीशियम को कंपेयर किया गया तो मैग्नीशियम इससे डबल हैवी है, यानी कि उसका वजन 24 है। अगर एक कार्बन है 12 के साथ उसको कंपेयर करते हैं और उसका वजन इससे 1.5 गुना ज्यादा आ जाता है, यानी कि 18 आ जाता है, तो वो कंपाउंड कौन सा कहलाएगा? वो फ्लोरीन कहलाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जब 18 आ जाएगा तो मीन्स कि ये इससे 1.5 गुना हैवी है। तो इस तरह कार्बन इज द योर वो बट्टा, दिस इज द वेट विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या इसी तरह इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू नहीं किया बल्कि एक इंटरनेशनल बॉडी है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कार्बन का एटम इज 12 ग्राम, इसको एज ए स्टैंडर्ड मानेंगे और इसके साथ दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करते जाएंगे, तो जो वजन आता जाएगा उसको बराबर हम रखते चले जाएंगे। और इस तरह उन्होंने इसको कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। एक चीज मैं और बताऊं कि एटम इतना माइन्यूट है कि ना उसको देखा जा सकता है, ना उसके एक एटम का मास मालूम किया जा सकता है। ये मास स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक्स के थ्रू इनको मालूम किया जाता है। वो एक बड़ा टॉपिक है एडवांस स्टडीज में, तो वो आपकी लेवल का नहीं है। जो आपको समझने की बात है वो ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? कि कार्बन के एटम को रिलेट करना। अभी हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, दोबारा आप क्विक रिव्यू करके मुझे बताएं अपने जहन में। एक मैंने चीज पढ़ी एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर पढ़ा, और दूसरा पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इन दोनों में क्या फर्क है, ये इट इज योर असाइनमेंट। इसको अभी आप समझें, अपनी उर्दू में, अपनी इंग्लिश में लिखें कि ये दोनों क्या होते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ सके जब तक हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास किसको कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है रिलेटिव एटॉमिक मास में कि हमने यहाँ पर रेफरेंस किसको लिया है, स्टैंडर्ड किसको लेते हैं? कार्बन को। स्टैंडर्ड इज कार्बन 12। कार्बन की 3 आइसोटोप्स होती हैं। एक कार्बन होता है जिसका वजन 12 है, एक कार्बन है जिसका वजन 13 है, एक कार्बन है जिसका वजन 14 है। इन दो को नहीं लिया जाता, इसको एज ए रेफरेंस लिया जाता है। और उसकी वजह है, वो 3 वजह हैं जिसकी वजह से कार्बन को यूज किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई वी टेक कार्बन 12,
एज ए रेफरेंस या एज ए स्टैंडर्ड, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्यों इनिशियली हाइड्रोजन को इन्होंने लिया था। उसकी वजह क्या थी कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है, पहला नंबर इसका इसका एटॉमिक मास 1 होता है। और पीरियोडिक टेबल में भी जब आप देखते हैं तो पहला नंबर जो है वो असाइन किया गया वो हाइड्रोजन को किया गया, तो पहले हाइड्रोजन को लिया गया था एज ए स्टैंडर्ड। लेकिन हाइड्रोजन में एक प्रॉब्लम आता है कि हाइड्रोजन की भी 3 आइसोटोप्स होती हैं, एक हाइड्रोजन 1, एक हाइड्रोजन का मास 2 और एक हाइड्रोजन का मास 3 होता है। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होती हैं इसके बारे में मेरे पिछले लेक्चर जो है उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो लेक्चर नंबर 2 जो है उस चैप्टर 1 का, उसको आप समझ सुने तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आइसोटोप्स क्या होती हैं। तो हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इस वजह से इनके अंदर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है जब वो लेते हैं, तो हाइड्रोजन 2 की अबंडेंस इनकी भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा अबंडेंस इसकी होती है जो दुनिया में नेचर में जो पाई जाती है वो ये वाली हाइड्रोजन पाई जाती है। तो कंफ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन की आइसोटोप्स की वजह से इसको फिर लेना बंद कर दिया गया, इसको एज ए रेफरेंस नहीं लिया जाता था, फिर बाद में इसको खत्म कर दिया गया। और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को लेना। ऑक्सीजन की भी 3 आइसोटोप्स हैं। जब ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लेना शुरू किया गया तो जो फिजिस्ट थे, फिजिक्स वाले थे, वो ऑक्सीजन 17 जो थी उसको एज ए स्टैंडर्ड ले रहे थे और केमिस्ट ऑक्सीजन 16 को स्टैंडर्ड ले रहे थे। तो पूरी इंटरनेशनली इसमें भी कंफ्यूजन आ रही थी। तो उसके बाद 1961 में एक बॉडी, आयोपेक बॉडी ने ये अनाउंस कर दिया, डिसाइड कर दिया कि आज के बाद से कार्बन 12 जो होगा एज ए रेफरेंस लिया जाएगा, एज ए स्टैंडर्ड लिया जाएगा, ना हाइड्रोजन को लिया जाएगा ना ऑक्सीजन को लिया जाएगा, बल्कि कार्बन 12 को एज ए रेफरेंस लिया जाएगा। और उसकी उन्होंने वजह बताई आयोपेक ने, वो ये 3 वजहें थी, वो 3 वजह बताई। पहली वजह ये बताई स्टेबिलिटी, कि कार्बन का जो 12 नंबर आइसोटोप है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज्यादा होता है, ये ऐसे नहीं है कि पड़ा पड़ा खुद ब खुद खत्म होता चला जाए। तो इसकी ये बड़ी स्टेबल आइसोटोप है, इस वजह से कार्बन 12 को लिया जाता है। नंबर पहला इसका रीजन क्या है, स्टेबिलिटी, कि कार्बन 12 आइसोटोप इज मोस्ट स्टेबल आइसोटोप। कार्बन 13 और कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव है वो स्टेबल नहीं है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इस वजह से उनको नए रेफरेंस नहीं लिया गया। दूसरा रीजन ये था कि कार्बन नेचर के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है, फ्री नेचर में बहुत ज्यादा इसकी अबंडेंट नेचर, मतलब बहुत ज्यादा इजीली हमें अवेलेबल है। दूसरा रीजन इसमें यह था कि अबंडेंस की वजह से, कि इसके अबंडेंस बहुत ज्यादा है। तीसरा यह कि नॉन रेडियो एक्टिव है और मेकिंग इट इजी टू हैंडल, इसको इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। तो इन 3 वजह की वजह से हम कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं कंपेयर करने के लिए किसी भी मास के साथ, किसी भी एटम को कार्बन 12 के साथ मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि कार्बन 12 को अब आप समझ गए होंगे कि अच्छा, ये वैसे भी जनरली भी देखा जाए, अभी भी अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है तो अब ये समझ लें कि जैसे मैंने कहा कि एक इंस्पेक्टर साहब आएंगे और वो कहता है कि भाई ये जो बट्टा है दिस इज 1 kg जो मेरे पास मौजूद है, और आप अपने बट्टे को मेरे इस बट्टे के साथ कंपेयर करें कि 1 kg है या नहीं है। तो क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान उस इंस्पेक्टर के पास जो बट्टा है वो कहाँ से आया। अच्छा, हम कहते हैं कि वो बट्टा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आया वो कहाँ से आया, वो एक फ्रांस की लैब में पड़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं इसी तरह एक आयोपेक की बॉडी की तरह एक बॉडी है जिस SI यूनिट जिन्होंने डिस्क्राइब किए, तो उन्होंने भी कैसे किया होगा कि जस्ट एक वेट लिया, लेट्स सपोज एक वेट है, दिस इज इक्वल टू 1 kg, तो ये 1 kg कहलाएगा। इसी तरह कार्बन को कोई इसमें बड़ी साइंस या बड़े रीजंस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कार्बन की आइसोटोप स्टेबल होती है और अबंडेंस है, बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में इजीली यूज की जा सकती है इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भी, इस वजह से इसको ले लिया गया एज ए स्टैंडर्ड और इसका वजन कंसीडर कर दिया गया 12। अब दिस इज द क्वेश्चन कि इसका एटॉमिक मास 12 कैसे कंसीडर किया गया। इसको थोड़ा समझने से पहले वो उस पर हम चलते हैं कि वो कैसे लिया गया, और एटॉमिक मास यूनिट जिसको कहते हैं वो हम थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। अब 2 चीजें जो हमने पढ़ी, मास नंबर पढ़ा और रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था तो वो डिफरेंस ये वाला समझ में मुझे आ जाता है, सामने आ जाता है कि मास नंबर
और रिलेटिव एटॉमिक मास में फर्क क्या है? मास नंबर इज होल, ऑलवेज होल नंबर। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मास नंबर जो होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है 1 है, हीलियम का 2 है, 4 है, या ऑक्सीजन का 8 है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो क्लोरीन का वजन है, मास रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.5 AMU, मींस के ये पॉइंट्स में आ जाता है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास पॉइंट्स में आ सकता है, लेकिन जो होल नंबर होगा, क्योंकि मास नंबर होता ही क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होता है, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जाहिर आधा प्रोटॉन और आधा न्यूट्रॉन तो किसी में भी नहीं होता, वो होल नंबर में आएंगे। एक और अगर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तो मास 2 आ जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो मास 4 हो जाएगा, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है तो मास 6 हो जाएगा। तो इस वजह से ये होल नंबर में आता है। लेकिन ये जो है ये रिलेटिव होता है, इसको कार्बन से रिलेट किया जाता है। कार्बन को स्टैंडर्ड दिया जाता है 12, उसके साथ कंपेयर करके अगर ये डबल हैवी है तो 24 कहलाएगा, ट्रिपल हैवी है तो उससे ज्यादा 36 कहलाएगा, कम हैवी है या 1.5 टाइम हैवी है तो 18 कहलाएगा, अगर उससे कम है तो फिर 17.5 भी आ सकता है। इसके अंदर फ्रैक्शंस आ सकते हैं, इसके अंदर फ्रैक्शंस नहीं आते। अच्छा सेकंड इसमें, अच्छा सेकंड डिफरेंस क्या है कि डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर्स। आइसोटोप जाहिर है कि आइसोटोप्स अगर कार्बन 12 है, जैसे हाइड्रोजन का मैंने एग्जांपल लिया, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, दूसरी हाइड्रोजन का मास 2 है, तीसरी हाइड्रोजन का मास 3 है। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है, तो मास 1 हो गया। इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है, तो मास 2 हो गया। इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है, तो मास 3 हो गया। यहां पर आप एक चीज कंसीडर करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन चेंज नहीं होते। इसी वजह से एटॉमिक नंबर जो होता है, प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर के बराबर भी कहा जाता है। तो प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा हर एटम का सेम रहता है। एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास वो चेंज हो सकता है, जिसको मास नंबर हम कहते हैं, वो चेंज हो सकता है ड्यू टू चेंज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि जितना भी कार्बन के जितने भी आइसोटोप्स होती हैं, हर आइसोटोप का मास नंबर भी अलग होता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि द मास नंबर इज रिटन एज ए सबस्क्रिप्ट, इसको हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर लिखा जाता है, ऐसे जैसे ये इस तरह कार्बन 14 या कार्बन 12 ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन कुछ बुक्स में नीचे भी होता है, हमारे टेक्स्ट बुक में ऊपर लिखा जाता है। अच्छा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज नॉट ऑलवेज होल नंबर, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि होल नंबर में हो। इट्स वेटेड एवरेज ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, जितनी भी एक एटम की जितनी भी आइसोटोप्स हैं उन सब का एवरेज लिया जाता है, और ये यूजुअली डेसिमल्स में ही आता है। ये किस तरह लिया जाता है एवरेज, ये मैं अभी आपको बताऊंगा अगले उसमें कि एवरेज कैसे ली जाती है। कार्बन 12 is the standard reference. The relative atomic mass scale is based on the assigning exactly 12 am to 1 एटम के, हमेशा एक कार्बन के एटम को 12 कंसीडर किया जाता है और उस 12 के साथ इसको कंपेयर कर लिया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे आयोपेक डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट की। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि जैसे अभी हमने कहा कि कार्बन को अगर मैं कहूं कि कार्बन के एटम के अंदर, अब यहां से इसको कॉन्सेप्ट को फुल आप समझना कि कार्बन के इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी देखें तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो टोटल नंबर हो गया 12, मींस के इसका एटॉमिक मास हो गया 12। अब पार्टिकल भी देंगे, प्रोटॉन्स कितने 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, न्यूट्रॉन कितने 6 1 2 3 4 5 6, तो टोटल न्यूट्रॉन मतलब एक पार्टिकल का वजन कितना है 1 हो गया, मीन्स के 1 + 1 + 1 + 1, तो ये टोटल 12 पार्टिकल है। तो सिंगल पार्टिकल का वजन कितना हुआ, सिंगल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस
इज इक्वल टू 1। अब व्हाट 1 ग्राम 1 क्या, उसकी डेफिनेशन यहां पर इसको इस 1 को डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इज एग्जैक्टली द 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। के कार्बन के एटम का अगर मास 12 कंसीडर किया जाए तो उसका 12वां हिस्सा जो होगा, मतलब अगर हम कार्बन के एटम का मास ले समझते हैं कि ये 12 है, तो 12 का 12वां हिस्सा क्या होगा, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो 12 का 12वां हिस्सा जाहिर है 1 होता है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया। इसको इस तरह साइंटिस्ट, अच्छा ये कोई साइंटिस्ट डिड नॉट मेजर कार्बन एग्जैक्टली एंड फाइंड इट वाज 12 AMU, दे डिफाइंड इट टू बी 12, उसको कंसीडर कर लिया गया कि इसके अंदर 12 पार्टिकल्स हैं तो इसका वजन 12 होना चाहिए, और जो एक पार्टिकल का वजन है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा, वो 1 AMU कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में समझते हैं। किस तरह समझते हैं, सपोज करें 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बड़ी गनीमत होगी, मेरे लिए भी खुशी की बात होगी कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम आमतौर पे AMU कहते हैं, इज एग्जैक्टली 1/12 the mass of 1 atom of कार्बन 12। कार्बन 12 का, कार्बन के एटम का 12वां हिस्सा जो होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, जिसको 1 AMU कहते हैं। अच्छा किस तरह कहलाता है, अगर आप मैथमेटिकली इसको देखें, अच्छा आपको मोल का कॉन्सेप्ट पहले समझना होना चाहिए कि मोल क्या होता है। अच्छा 1 AMU की जो वैल्यू है कि 1 AMU जो कि कार्बन एटम का 12वां हिस्सा है, ये कितने के बराबर होता है, तो इसके बारे में डिफाइन किया गया कि 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम, ये 1 AMU है। इतनी बड़ी जो रकम होगी 1.6 10⁻⁻27, बल्कि माइन्यूट, इतनी माइन्यूट जो वैल्यू है किलोग्राम्स में, -27 किलोग्राम, मीन्स के इसको इस तरह लेते जाए 27 जीरो लगा के 1 लगाए, मीन्स के लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 इस तरह आप करते जाए, 27 सिफर के बाद 166 आए, इतने किलोग्राम जो होगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। या अगर इसको ग्राम में लेना चाहें तो इसकी वजन वैल्यू बन जाएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतनी माइन्यूट वैल्यू जो है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है। अच्छा ये किस तरह कहलाती है, इसके बारे में आपको थोड़ा मोल का समझना पड़ेगा कि मोल क्या होता है। किसी भी एटम का, कंपाउंड का मोल जो होता है, एक मोल के अंदर 6.02 10⁻23 एटम्स हों तो वो एक मोल कहलाता है। मींस के अगर आप कहते हैं कि कार्बन का 1 मोल, तो इतने एटम, मतलब एक आप कंटेनर लें, उस कंटेनर के अंदर एक आपने कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, एक ग्लास लिया, एक जग लिया, उसके अंदर इतने मॉलिक एटम्स काउंट करें, कितने 6 और 23 सिफर आप लगा दें, 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये चलती जाए सिफर, यहाँ पर सपोज करें 23 होगी, तो इतने ज्यादा एटम आप काउंट करके इस बीकर में डाल दें तो वो बीकर कहलाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन। अच्छा इतने बीकर को, जब इतने एटम्स को आप काउंट करके इस बीकर में डालेंगे और डालने के बाद आप इसका वजन करेंगे तो वजन आएगा 12 ग्राम। मींस के आप इसको, ये हम कह रहे थे कि कार्बन के एटम का वजन होता है, कार्बन 12 का वजन है, कार्बन का वजन है 12 AMU। ये कह रहा है
कि जब उसी AMU को आप ग्राम्स में कंसीडर करेंगे, लिखेंगे, तो 12 ग्राम कार्बन का जो वजन आएगा वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि 6.02 10 टू रेज पावर 23 एटम्स जो होंगे कार्बन के, इतनी बड़ी क्वांटिटी जो होगी उनका वजन होगा 12 ग्राम। इज इट क्लियर? इतने एटम्स का, इतने ज्यादा एटम्स का वजन 12 ग्राम होगा। और अगर मैं लिखूं कि 1 एटम का वजन कितना होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन का वजन कितना होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 12 ग्राम को 6.02 10 टू रेज पावर 23 से डिवाइड कर दें, तो आपको एक वजन, 1 ग्राम का, सॉरी 1 एटम का वजन आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कहूं कि 12 ग्राम वजन है, या ये कह दूं कि 12 ग्राम वजन है 12 ऑरेंजेस का। तो एक ऑरेंज का वजन कैसे हो, कितना हुआ, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 12 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो एक का वजन 1 आएगा। तो ये सिंपल आ रहा है कि 12 ग्राम वजन है इतने एटम का, तो 12 को जब इतने एटम से डिवाइड करेंगे तो वजन आएगा 1.99 इंटू 10 टू रेज पावर -23 व्हाट, -23 ग्राम्स। ये इसका एक एटम का वजन आ गया, एक एटम का वजन आ जाएगा। अब ये आयोपैक जो है, आयोपैक की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी यहां पर, आयोपैक ये कह रहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम। मतलब कार्बन के एक एटम का मास निकालें और उस एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होगा वो 1 AMU होगा। आपको मेरी बात पता नहीं समझ में आ रही है नहीं आ रही, मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं कि एक एटम का मास ये आया, ये एक एटम का मास है, मीन्स के 1 एटम का मास कितना है, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास है 1.99 10 टू रेज पावर 20 - 23 ग्राम। ये एक एटम का है। अब कह रहा है कि 1 AMU क्या होगा, कि 1 AMU है इस एक एटम के वजन का 12वां हिस्सा, मीन्स के 12th पार्ट, इस वजन का 12वां हिस्सा जो होगा वो कहलाएगा AMU। मतलब कि आप इसको यूं समझ लें कि 1.99 10 टू रेज पावर -23 को अगर 12वें हिस्से से, मीन्स कि 12 से आप डिवाइड करें, तो जो आंसर आपका आएगा वो इसका AMU कहलाएगा, और वो आंसर आता है 1.66 10 टू रेज पावर -4 ग्राम्स। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1.66 इंटू 10 टू रेज पावर, ये क्या कहलाएगा, आपका एक मास का वजन होगा। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूं इसको, दोबारा नए सिरे से हम कैलकुलेशंस करते हैं कि 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम, सॉरी 1 एटम नहीं, 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.02 10 टू रेज पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स कार्बन के एक मोल में होते हैं, और अगर इन सब का वजन निकालें तो वो आता है 12 ग्राम। मतलब इतने एटम्स का जो वजन है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि 6.02 10 टू रेज पावर 23 एटम्स का जो वजन आएगा दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये 12 ग्राम इसका वजन होगा इतने एटम्स का। एक एटम का वजन कितना होगा, एक एटम को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 12 ग्राम्स को, जो कि इतने ग्राम्स का वजन है, इतने एटम्स का वजन है, उसको 6.02 10 टू रेज पावर 23 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एक एटम का वजन मिल जाएगा, दैट इज 1.99 10 टू रेज पावर -23। ये
एक एटम का मास हो गया, मींस के मास ऑफ वन एटम, दिस इज मास ऑफ वन एटम। अब आयोपैक की डेफिनेशन के मुताबिक एएमयू क्या है कि इस एक एटम के मास ऑफ वन एटम का 12वां हिस्सा, मतलब इस एटम मास का भी 12वां हिस्सा जो होगा वो आपके पास एएमयू कहलाएगा, यानी कि 1.99 इंटू 10⁻⁻23 जो है, इसका जो 12वां हिस्सा में इसको 12 से डिवाइड करें तो इसका जो 12वां हिस्सा है वो आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। इसको अगर किलोग्राम में लिखे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा, और ग्राम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये जो वजन है, दिस वेट इज इक्वल टू 1 AMU। 1 AMU। इसको अगर हम डेफिनेशन में यहां पर देखें तो ये मैं दोबारा बता रहा हूं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट is exactly 1/12 the mass of one atom of carbon। mass of one atom कार्बन हमने कैलकुलेट किया, उस वन एटम ऑफ कार्बन को फिर उसका जो निकाला 12 से डिवाइड करके, उसका जो 12वां हिस्सा है तो वो कितना बन रहा है, दैट इज, यानी कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 AMU जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतने क्वांटिटी को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। अब जहां पर समझने की जो बात है, जो फाइनल हम जो चीज समझेंगे वो ये है कि, एक मिनट, वो ये है कि कार्बन का जो 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU जो है, 12वां हिस्सा कार्बन के एटम का 12वां हिस्सा, कार्बन के अंदर टोटल 12 ही पार्टिकल्स मौजूद है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी देखें तो 6 ये और 6 ये। तो अगर हम ये कहें कि इन 6 पार्टिकल्स में से ये अगर इनको 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका जो एक जो मतलब 12वां हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा एक है, वो किसके बराबर होगा, वो 1.66 10⁻27 kg होगा, या ग्राम्स में ले ले तो 24 होगा। तो ये एक पार्टिकल जो है वो इसके बराबर होगा। वो पार्टिकल कौन सा होता है, वो प्रोटॉन है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों का वजन बराबर होता है। जितना वजन प्रोटॉन का होता है उतना ही वजन न्यूट्रॉन का होता है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, दोनों को मिला लें तो टोटल 12 बनते हैं, 12 AMU बनते हैं। तो इसका 12वां हिस्सा यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बराबर आता है, जो कि इतनी क्वांटिटी का होता है। तो यहाँ से एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना दी गई। इसलिए हम कह देते हैं सिंपली कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनको सम कर लो तो वो वजन ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाता है, AMU के बराबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एग्जांपल दे कि सपोज करें, हम एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन भी 12 है, तो इसका वजन कितना होगा, 24 AMU। ये एक मास का, एक एटम का वजन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अगर नहीं समझ में आया, किसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।